हेलो एवरीवन। कई दिनों के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीएमपी द मैथमेटिकल पोएट में। आज हम फिर से एएसओ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और इसके कई सारे बैक टू बैक वीडियोज़ आपको मिलेंगे। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, जो आपका एएसओ का पेपर 22 मई को हुआ है। तो उसकी कट ऑफ इसके पहले मैंने एक प्रेडिक्ट की थी, लेकिन वो जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही मैंने प्रेडिक्ट की थी, क्योंकि लोगों के जो अटैम्प्ट वगैरह तब ज़्यादा पता नहीं चले थे। मेरे सराउंडिंग में भी कई सारे जो दोस्त थे उन्होंने पेपर दिया था एएसओ का, और भी कई जगह से हमने इससे संबंधित डेटा एकत्रित किया, एटलीस्ट 300-400 लोगों से तो कम से कम। तो उससे पता चला कि पेपर जितना लोग सोच रहे थे कि एवरेज गया है, एवरेज से भी ख़राब गया है लोगों का। वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, हिंदी में, जीएस में, स्टेट्स वाले पोर्शन में मेरा कितना सारा कुछ सही है, बाद में जब उन्होंने अलग अलग सोर्सों से, अभी आंसर की तो नहीं आया, उससे रिलेटेड वीडियो भी अभी हम बनाएंगे आंसर की वाला, कि क्यों लेट हो रहा है, कब तक आएगा। लेकिन अलग अलग सोर्सों से, गूगल पे या अलग वेबसाइट से जब उन्होंने देखा, तो मिलाने के बाद मेरे 6 या 7 दोस्त हैं जो पहले दोस्त नहीं थे, बाद में जो एग्ज़ाम सेंटर पे दोस्त बने थे, जो हम लोग गए थे। तो बाद में उन्होंने चेक वो करके बताया। शुरू में उन्हें लगता था कि साइंस के इसके क्या कहते हैं, सॉरी, हिंदी के सारे क्वेश्चन सही हैं, हिंदी में 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं लोगों के, और भी कई सारा था। फिर भी हिंदी ही सबसे स्कोरिंग था, बाकी सब में बहुत ख़राब ही हालत थी। और मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि जो सबका सब्जेक्ट है ना, जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स से है तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट हो गया, कॉमर्स से है तो कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट तो लोगों का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होना चाहिए था, लेकिन सब्जेक्ट ने सबसे ज़्यादा डुबोया है। मैथ्स वालों को तो सबसे ज़्यादा डुबोया है। मतलब मैथ्स में अगर कोई सब्जेक्ट में 10 से 12 नंबर ला रहा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स ला रहा है वो। इस तरह के पेपर बने थे। बाकी सब्जेक्टों का भी यही हाल है। खैर, एनीवे, तो अब जब ये ग्राउंड रियलिटी पता चली तो उस बेस पे मुझे लगा कि इसके पहले जो मैंने कटा वीडियो बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो जो हाइपोथेसिस थी मेरी, वो जितना मीडियन एवरेज होता है उससे कहीं ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी एक्चुअली। उतना कट ऑफ तो बिल्कुल जाने वाला है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता उतना जाने का। तो अब मतलब रियलिटी के काफ़ी करीब ये कट ऑफ है। लेकिन जैसा कि आपको पता चला है ही कि अब यूपीटीपीएससी का जो पैटर्न है कि पहले डीबी के लिए ये निकालते हैं, मतलब जितनी पोस्टें हैं उसका दुगना बच्चे डीबी के लिए बुलाते हैं। ये बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि आप जितने पोस्टें हैं उतने ही लोगों को इसके लिए बुलाओ डीबी के लिए, तो फिर कुछ लोग बाद में इंटरेस्टेड नहीं होते, कुछ बड़े पदों के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो पद खाली पड़े रह जाते हैं। इसलिए दुगना बच्चों को बुलाना कम से कम ये मतलब बुद्धिमानी का काम है, बहुत अच्छा ही है, ये बच्चों को इसका फ़ायदा होता है। तो 904 पोस्टें हैं, तो मोटा मोटा इसका दुगना हो गया 1808। तो आप जान लीजिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कट ऑफ के बॉर्डर मार्क पे ही होते हैं, लेकिन ये चूँकि स्पेसिफिक एग्जाम है, सामान्य एग्जाम है नहीं जिसमें सामान्य ग्रेजुएट एप्लीकेबल है, तो इसमें बॉर्डर मार्क वालों की संख्या मुझे नहीं लगता कि लोअर पीसीएस की तरह होगी कि बहुत सारे लोग एक सेम मार्क पे इतने सारे लोग होंगे। और इतने लोग यहाँ एग्जाम भी नहीं दिए हैं, इसमें बमुश्किल 5-5,500 लोगों ने एग्जाम दिया है। तो 1850 के आसपास लोगों को उम्मीद है कि डीबी के लिए बुलाएंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। और ऐसे खाली हवा हवा ही नहीं है, ये 2-3 एग्जाम एटलीस्ट ये लोअर में जितने लोगों को इन्होंने बुलाया, या इसके पहले जो क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट में जो इन्होंने बुलाया था जितने लोगों को, तो उस आधार पे कह रहे हैं। मतलब कोई हवा हवाई नहीं है कि बस मन में आया कि कह दो 1850 तो ऐसे बुलाएंगे। और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, उस हिसाब से तो कम से कम दुगना बुलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना, उससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं उठता। तो चूंकि ये स्पेसिफिक वैकेंसी है तो इसमें दुगना ही बुलाने के ज़्यादा चांसेज हैं, और चाहे 3 गुना बुला लें। अब अगर 3 गुना बुला लें तो फिर तो जितना मैं कटा बता रहा हूँ इसके डीबी के लिए, इससे भी कम जाएगी। मतलब इससे 3-4 नंबर और घटा के ही जाएगी, ये जान लीजिए। अभी कई लोग इसमें कमेंट बॉक्स में आएंगे और कहेंगे कि आप कैसे बता रहे हो, इतना कम बिल्कुल नहीं जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पद 904 हैं, और आपके कोई दोस्त हों, मित्र हों, उनसे पूछ लीजिए कि उनके कितने स्कोर आ रहे हैं। अगर मतलब टॉप क्लास स्कोर किसी का 80+ आ रहा है तो वो ऐसे लोग होंगे जिनको उंगलियों पे गिन लें, ना उंगलियों पे गिन लें तो 50-60 से ज़्यादा नहीं है ऐसे लोग। ये मेरा यकीन कीजिए, 300-400 लोगों का डेटा मैंने इकट्ठा किया, तब मैं आपसे बता रहा हूँ ये बात। अब अगर आप डीबी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो ये आपके फाइनल सिलेक्शन की उम्मीदें बढ़ क्यों जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि कई सारे लोग ऐसे भी बच्चे हैं, मतलब कई सारे लोग, कहने का मतलब ठीक ठाक प्रोपोर्शन में सिग्निफिकेंट नंबर होगा ऐसे बच्चों का जिन्होंने रिटन में तो अच्छा किया है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है, या तो उन्होंने मास्टर डिग्री उनकी सही सब्जेक्ट में नहीं है। एमसीए वाले भी आपके एग्जाम में बैठे हैं, आपको पता है, एमबीए वाले भी बैठे हैं। जो पता चले कि लखनऊ में आपका पेपर है तो लखनऊ रीजन के जो थे सहायक संघ के अधिकारी एग्जाम में बैठने वाले, और भले उनके पास इसेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो पहुंच गए कि एग्जाम दे ही देते हैं, क्या ही है पता नहीं, बाद में कुछ हो जाए ऐसा कि कुछ मान्य हो जाए या नया कुछ गाइडलाइन आया। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनका मास्टर डिग्री, जियोग्राफी में मास्टर डिग्री वाले जाके एग्जाम में बैठे हैं, एमबीए वाले बैठे हैं, एमसीए वाले बैठे हैं, एमटेक वाले बैठे हैं। तो उनका तो पहले ही सिरे से वो बाहर हो जाएंगे तो। लेकिन अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो डीबी में तो बुलाए जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंतिम चयन परिणाम में उनका नाम नहीं आएगा, डीबी में वो बाहर हो जाएंगे। अब ये अलग बात है कि डीबी में उनका सिलेक्शन हो गया तो डीबी कराने जाते भी हैं या नहीं जाते हैं, या डीबी में वो बाहर होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास जो आपकी पीजी डिग्री है वो कॉमर्स में है, या इकोनॉमिक्स में है, या मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में है, या प्योर स्टैटिक्स में है, इन सब्जेक्टों में अगर आपकी मास्टर डिग्री है, मतलब जो यूपीटीपीएससी के विज्ञापन में है वो, और आपके पास 1 साल का वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा है। वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में हमने बहुत मल्टीपल वीडियो बनाया है, तो वहाँ आप जान ही सकते हैं क्या हिसाब किताब है।
तो अगर और आप डीबी के लिए सिलेक्ट हो गए, आपके पास ये दोनों एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप डीबी के लिए सिलेक्ट हो गए, तो अंतिम चयन परिणाम में मतलब फाइनल लिस्ट में आने की आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये नोट करके लिख लीजिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है मैंने आपको बता दिया कि डीबी में वो सारे बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्होंने रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, इरिस्पेक्टिव आप उनके पास मतलब क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है, उससे मतलब नहीं होता। उनका विज्ञापन ध्यान से पढ़ो तो उसमें आप लिखा होता है कि डीबी के लिए या प्रथम चरण के लिए चुने जाने का मतलब ये नहीं कि आप अंतिम रूप से चयनित हो गए जब तक आपके डॉक्यूमेंटों की सही से जांच न कर ली जाए। तो कोई रिटन में अच्छा मार्क्स ला रहा है लेकिन उसके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो डीबी के समय ही वो बाहर होगा, उससे पहले बाहर नहीं होगा। तो आप अगर डीबी में सिलेक्ट हो गए और आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोनों दो है ना, एक मास्टर डिग्री एक प्लस वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा, तो आप अंतिम रूप से चयनित होने की आपकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे सिलेक्ट। आगे देखते हैं। अब वही मैंने इसमें जो लिखा है कि डीबी के लिए सिलेक्ट हो गया और डीबी का जो कट ऑफ आया ना वो तो आएगा, यूपीडब्ल्यूएससी घोषित करेगा, तो रिजल्ट जब घोषित करता है डीबी वाला तो उसके साथ में कट ऑफ भी होता है पूरा कैटेगरी वाइज जो सब कुछ। तो उस जो आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी की कट ऑफ है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के कट ऑफ में A+1 नंबर ऐड कर ले, और कोई अनरिजर्व मतलब जो यूआर वाले हैं वो 2 नंबर या 3 नंबर ऐड कर लें। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब डीबी के कट ऑफ से इतने नंबर आपके ज़्यादा हैं, मतलब 1 से 3 नंबर के रेंज के बीच में ज़्यादा है, तो आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अब डीबी के कट ऑफ के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। पहले पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। टोटल 904 है, जिसमें AROS मतलब असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के टोटल पोस्टें 623। 623 जो है कौन कौन से विभाग में है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। ये जो 623 वैकेंसीज हैं किसकी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी की, ये एक है महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। फिर मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और उसके बाद में है महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत। तो ये 3 जो डिपार्टमेंट हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इसमें है सहायक शोध अधिकारी की वैकेंसीज, और टोटल वैकेंसीज कितनी है 623, मतलब 620 है महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत, और एक वैकेंसी है मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग में, और एक मुख्य अभियंता के अंतर्गत मतलब उनके अंडर आप काम करेंगे, वो जो सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी रहेगी मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग के रहेंगे वो तो उनके अंतर्गत है एक वैकेंसी। और हिंदी बड़ा क्लिष्ट है, संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, इनके अंतर्गत 2 वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल मिलके हो गया आपका कितना 623, समझ गए। तो 623 हो गई सहायक शोध अधिकारी की, बाकी बची जो 281 वैकेंसीज हैं वो हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं, तो इसे और बिल्कुल वेल रिसर्च करके मतलब वेल रिसर्च है ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ, इसके आसपास ही जाएगा, देख लीजिएगा, 1-2 नंबर कम 1-2 नंबर ज़्यादा। वैकेंसी देख लेते हैं। तो टोटल यूआर की आपको दिखाएगा विज्ञापन में 553, लेकिन उसमें से लगभग 90 पोस्टें निकल जाएंगी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो बाकी यूआर के लिए बचा 463, ओबीसी के लिए 215 है, एससी के लिए 104 और एसटी के लिए 32। ये है वैकेंसी का ब्रेकअप। अब उसके बाद में हॉरिजेंटल के अंतर्गत आ जाइए तो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इनके लिए है 16 वैकेंसीज, फीमेल के लिए 177। ध्यान रहे फीमेल के लिए 177 से तात्पर्य है कि 177 कम से कम मतलब गर्ल्स चुनी ही जाएंगी, गर्ल्स या फीमेल जो भी हों। इसके अलावा यूआर में वो जो सिलेक्ट होंगी वो चुनी जाएंगी, ध्यान रहे आपको। तो मिनिमम मुझे लगता है 200-250 कम से कम गर्ल्स चुनी जाएंगी 904 में, इसमें मतलब ये इतना तो चुनी जाएंगी इसमें से। इसके बाद में 100 के आसपास या 70-80 तो चुनी ही जाएंगी यूआर में गर्ल्स। बाकी उसके बाद में पीडब्ल्यूडी की 25 वैकेंसीज हैं, और उसके बाद में एक सर्विसमैन की है 43 वैकेंसीज। तो ये है पूरा वैकेंसीज का ब्रेकअप, इसको आप देख लीजिए। अब अगर अच्छे से देखें तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद यूआर की टोटल वैकेंसी आप देखें तो 325 के आसपास है यूआर की वैकेंसी, मतलब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में। ये कैसे 463 का 70% आप निकाल लीजिए, जैसे 20% होता है महिला के लिए और या गर्ल्स के लिए, और 4% होता है पीडब्ल्यूडी के लिए, ऐसे 4-5% जो एक सर्विसमैन के लिए, पूरा मिला जुला के 30% वैकेंसी जैसे निकल जाती हैं। वो सारे कैटेगरी में इतना निकल जाएंगे 30%, और तो उतना बच्चा जो उस कैटेगरी के ऐसी वैकेंसी जिसमें उस कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों एकदम पार्टिसिपेट कर सकें, फाइट कर सके, तो वो उसका 70% होती है टोटल वैकेंसी जो लिखा हुआ है। तो 463 का 70% निकालें, 325 के आसपास यूआर की टोटल वैकेंसी होगी। ये 325 वही नंबर है, आपको याद हो कि इसके पहले जितना यूपीपीएससी वैकेंसी निकाला करता था 325, 410, 265, इसी हिसाब से यूपीपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी की वैकेंसी निकालता था, अगर आपको याद हो तो। मतलब ऐसे निकलती थी ये 3 से 400 की रेंज में, 500 से ज़्यादा तो शायद कभी ही निकली हो, मुझे याद नहीं है। तो उतनी तो यूआर के लिए वैकेंसी है इस बार, समझ गए आप। और जो ये बताते हैं किसी का 80 मार्क्स, किसी का आ रहा है 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, 120 में 100 तो शायद ही बहुत अक्के दुक्के होंगे, मुझे लग रहा है 10 लोग भी ऐसे हों जिनके 100 के आसपास आ रहे हो तो बड़ी बात है। पेपर टफ था, पेपर आसान नहीं था, यूपीपीएससी के लेवल का ही पेपर था ये, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस कम्प्लीटली बना हुआ था, सिलेबस से भटका ही नहीं था। और यही वजह थी कि मतलब
थ्योरी पार्ट ज़्यादा हो गया, न्यूमेरिकल पार्ट कम था। चाहे सब्जेक्ट वाली बात कर लो, चाहे उसमें स्टेट्स वाली बात हो, मतलब जो टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस वाला था उसमें भी थ्योरी पार्ट ही ज़्यादा था। और थ्योरी कोई पढ़ता नहीं है यूजुअली, तो वही प्रॉब्लम हो गई। ये कम लोग पढ़ते हैं मेरे कहने का मतलब, कोई का तो नहीं कह सकता, लेकिन यूजुअली लोग अगर न्यूमेरिकल पार्ट उसमें तो न्यूमेरिकल अपना प्रैक्टिस कर लिया और उसका डीप थ्योरी पढ़ते नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाता है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पास आते हैं। तो डीबी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने ये पूरा जो वेल रिसर्च किया है उसके बाद में जो मैंने तैयार किया उस हिसाब से ये होगा। वर्टिकल के अंतर्गत देख लीजिए, यूआर के लिए 49 से 53 नंबर के आसपास। अगर आपका नंबर 50 या उसके रेंज में है तो आप डीबी के लिए सिलेक्ट होंगे, यूआर कैटेगरी में बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। ईडब्ल्यूएस का 44-46, ओबीसी का 45 से 48 के बीच में, एससी का 42 से 45 और एसटी का 38 से 42। बहुत सारे भैया बहन ऐसे होंगे जो इससे सहमत नहीं होंगे कि बहुत कम आप बता रहे हैं। तो ये मेरी अपनी समझ है और मैंने रिसर्च किया बाकायदा, ये नहीं कि बस सो के जागा और एज को बना दिया। ठीक ठाक इसमें रिसर्च लगा है, समय लगा है, इसीलिए समय लगने के बाद में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया है। तो इतना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। डीबी का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। और डीबी में आप सिलेक्ट हो रहे हैं अगर, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए 1-2 नंबर इसमें और जोड़ लीजिएगा, क्योंकि डीबी में वो लोग भी सिलेक्ट होंगे जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है और रिटर्न में उन्होंने अच्छा किया, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में हॉरिजॉन्टल का आप देख लीजिए, तो DFF जो है उसमें 44 नंबर मान लीजिए, फीमेल का 43 से 47, PWD का 40 से 43 और एक सर्विसमैन का 30 से 35 के बीच में, या इससे भी कम हो सकता है। ये सर्विसमैन मतलब कौन मास्टर डिग्री करने के बाद में फिर आर्मी में सर्व करता है, बहुत रेयर ही होगा। मैं कहता हूँ कौन, कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन वैकेंसीज भी खूब सारी है ना, 43 वैकेंसी है एक सर्विसमैन में। तो 30 से 35 के बीच आपके मार्क्स हैं और आपका जो मास्टर डिग्री है इन्हीं 4 सब्जेक्टों में है जो मांगा गया था UPSC कोर्स से, और आपके पास 1 साल का बैरिड कंप्यूटर डिप्लोमा है, एक सर्विसमैन का डिग्री से आप पाते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ इससे भी कम नंबर होगा तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, एक सर्विसमैन के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये रहा डीबी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और बहुत सारे भैया बहन होंगे जो इससे सहमत होंगे, बहुत सारे होंगे कि मेरे इस रिसर्च से सहमत नहीं होंगे, तो आपकी आलोचना का या आपके अपने विचार का हमेशा स्वागत है, मतलब हाथ जोड़ के स्वागत है। बस ध्यान यही रहे कि शब्दों की मर्यादा कभी ना लांघें, क्योंकि हम सब स्टूडेंट ही हैं, जितना ज़्यादा मर्यादित रहेंगे जीवन में उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, इतना मेरा मानना है। और फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ के लिए मैंने यही बताया कि इसमें से 2-3 नंबर और ऐड कर लीजिए, तो वही आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। ओके, और होप सो कि आपको ये पसंद आया हो, ये रिसर्च या जिस तरह से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। तो इसके लिए चैनल पे बने रहें और स्नेह बनाए रखें। एसओ का ना सिर्फ ये वैकेंसी, कई सारे भैया बहन हैं जिनका अच्छा मेहनत करने के बावजूद ये पेपर गड़बड़ हो गया है, तो एसओ की वैकेंसी पीटी के बाद आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आ रही है, यही नवंबर-दिसंबर के आसपास आ रही है वैकेंसी। यूपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आती थी वो बहुत ज़्यादा तो नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत इरेगुलर नहीं थी, मतलब हर 2 साल में आ ही जाती थी वैकेंसी, या कई बार अगर 3 साल में आती थी तो वो 3 सालों का जोड़ के आ जाती थी। तो यूपीपीएससी का ये आया 3 साल तो वैकेंसी आई ही हो गई जी, 2019 में आए हैं तो आई है वैकेंसी। तो उसका एग्जाम जो वैकेंसी आएगी उसका कब हो इसका मैं फिक्स नहीं कह सकता, लेकिन वैकेंसी इस साल के अंत तक आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर एग्जाम भी हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समराइज़ कर रहा हूँ, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। और आप टीएमपी चैनल पर आपने इतना स्नेह बना के रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।